हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरम। आज मैं फिर से आई हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि है हमारा हिंदी। आज हम हिंदी से रिलेटेड सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कुछ टॉपिक आएंगे जो कि हमारे हिंदी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि व्यापम ने बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी हैं। तो अभी 2-3 साल से इतनी सारी वैकेंसी नहीं आई हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा चांस है कि एक जॉब लो और ऐश करो। तो हिंदी को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये हमारी एक सीट को शायद अपने हाथ से निकाल सकती है। तो प्लीज हिंदी को सीरियसली लें और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएं। तो आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है हिंदी, जो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हिंदी से संबंधित सभी क्वेश्चंस, उनका विवरण और उनकी व्याकरण को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, तो पहले वो देख लें। यदि नहीं देखना है तो कोई नहीं, हिंदी से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जय श्री महाकाल। हिंदी भाषा से संबंधित विवरण। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत के भाष्य धातु से, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना। मतलब यदि भाषा, हिंदी भाषा ली जाए तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत की भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना। भाषा क्या है? हमारे विचारों को व्यक्त करने वाला एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचार साझा करते हैं एक दूसरे से। तो वो क्या होती है? भाषा होती है। भाषा किससे हुआ है? तो संस्कृत भाषा का जो एक शब्द है भाष्य, इससे इसको लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना। हिंदी भाषा का विकास 4 शाखाओं में हुआ है। तो चारों दिशाओं में फैलानी है हमें अपनी भाषा, तो 4 दिशाओं में तो इसका होना चाहिए। तो आ जाइए, 4 दिशाएं कौन कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 4 दिशाओं में भाषा का विकास करना है। तो हिंदी भाषा का भी 4 दिशाओं में करेंगे, तो 4 शाखाओं में इनका विकास हुआ है। तो हम गाइस इस सीरीज में ट्रिक के साथ ही याद करते हैं, क्योंकि हमारा सिंपल सा मोटिव है आपका एग्जाम क्लियर कराना। और यदि गाइस आपको ट्रिक पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप करते हुए आगे आगे जल्दी वीडियो देख सकते हैं। तो 4 भाषाओं में हुआ है, क्योंकि इसका विकास कहाँ हुआ है? चारों दिशाओं में हुआ है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पहले पूर्व के ले लो, पश्चिम के ले लो। तो पूर्व में कौन से? मध्य प्रदेश मध्य में है, तो इससे पूर्व में क्या आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब पूर्व में स्थित है मध्य प्रदेश के, तो इसमें पूर्वी हिंदी। फिर आती है पश्चिमी हिंदी, फिर आती है हिंदुस्तानी हिंदी, और तीसरी है कौन सी? हमारी दक्षिणी हिंदी। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी है, पूर्व में पूर्वी हिंदी है, पश्चिम में पश्चिमी हिंदी है, और उत्तर में देखी जाए तो पूरी मतलब हिंदुस्तानी में आती है। तो 4 भाषा, हिंदी भाषा का विकास हुआ है 4 शाखाओं में। पहले कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी और हिंदुस्तानी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 भाषाएं हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ए, बी और सी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हमारी पूर्वी हिंदी की शाखाएं हैं। पश्चिमी हिंदी की भी 3 शाखाएं हैं, जिसमें आती है राजस्थानी, पश्चिम में है मध्य प्रदेश की कौन? राजस्थान। फिर है गुजरात, फिर क्या है? पंजाब। तो 3 भाषाएं पूर्वी हिंदी में आती हैं, जो कौन सी हैं? ए, बी, सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिम में भी 3 आती हैं, राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी। इनको भी कई भाषाओं में बांटा गया है, जैसे कि कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और बांग्ला। इसके अंदर भी ये उपभाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। फिर है हमारी दक्षिणी हिंदी। इसमें मध्य प्रदेश, मुंबई, कोची, मैसूर की जितने क्षेत्रों में बांटी गई हैं भाषाएं जो हैं, वो दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत की भाषाएं दक्षिणी हिंदी में आती हैं। हिंदुस्तानी हिंदी जो दोआब से दिल्ली तक जो एरिया में बोली जाती है उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी हिंदी। हिंदी भाषा का विकास 4 शाखाओं में हुआ है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी और हिंदुस्तानी हिंदी। पूर्वी हिंदी को 3 शाखाओं में बांटा गया है, बुंदेलखंड नहीं, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ए, बी, सी। और पश्चिमी हिंदी को बांटा गया है राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी हिंदी। इनकी भी शब्द भाषाएं कौन कौन सी हैं? कन्नौजी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा और बांग्ला। फिर आती है दक्षिण हिंदी। तो पूरे दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ जो जो भाषाएं बोली जाती हैं वो दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हिंदुस्तानी हिंदी दोआब से दिल्ली तक का जितना क्षेत्र है वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको हिंदुस्तानी हिंदी कहा जाता है। अब आता है देवनागरी की उत्पत्ति एक नज़र में, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो किस में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है। तो देवनागरी का विकास कैसे हुआ है हम इसको देख लेते हैं। पहले आती है सबसे प्राचीन भाषा जो थी वो थी कौन सी? हमारी प्राचीन संस्कृत।
क्योंकि जब हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वाली सभ्यताएं चल रही थी उस टाइम तो सब कुछ चिन्ह वगैरह से बताते थे, संकेतक भाषा चलती थी, क्योंकि बोल नहीं पाते थे या फिर बोलते थे जो हमें समझ में नहीं आती, उनने कुछ संकेत लिखे हैं, उनकी कोई ऐसी भाषा नहीं थी। उनके बाद क्या आती है, फिर आर्य आते हैं। वो आर्य क्या लेके आते हैं, संस्कृत में बात करते थे। तो आर्य क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, अर्थात प्राचीन संस्कृत। ये भी दो भाषाओं में बांटी जाती है। तो एक लौकिक हिंदी होती है और वैदिक मतलब एक लौकिक संस्कृत होती है और एक होती है वैदिक संस्कृत। तो प्राचीन संस्कृत को दो भागों में बांटा जाता है। पहली आती है लौकिक संस्कृत, फिर आती है पहली प्राकृतिक भाषा, फिर आती है पाली जो कि दूसरी प्राकृतिक थी। पाली को भी तीन भाषाओं में बांटा गया है, सौरसैनी, आर्धमगधी और मागधी। सौरसैनी, आर्धमगधी और मागधी। मगध में देखो, इससे रिलेट अपन ऐसे रिलेट कर सकते हैं। पहले आई कौन सी, संस्कृत हिंदी, क्योंकि अपन ने वैदिक पढ़ा है, वैदिक और लौकिक संस्कृत अपन ने पढ़ी है, जिसमें एक में वेद लिखे गए थे और एक लौकिक मतलब जो लोगों में बोली जा रही थी, दो भाषाएं होती हैं। फिर इसके बाद क्या आई थी, प्राकृतिक आई थी। फिर उनके बाद क्या आई थी, पाली आई थी। पाली की ये कहाँ पर थी, मतलब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, पाली और प्राकृतिक भाषा। इसके बाद अपन मगध पढ़ते हैं। तो मगध में भी क्या था, शौरवीर थे वो लोग, कैसे थे, शौर, तो शौर सैनी। मगध थे, आधे मागधी थे ना, तो मगध और आर्धमागधी क्या हो गया, मगध के लोग कैसे थे, शौर मतलब शौरशाली थे और आधे मगध के लोग थे। तो आर्धमगधी, मागधी और शौरसैनी, ये कहाँ की हिंदी मतलब क्या है, ये पाली भाषा की तीन भाषा हैं। फिर जो शौरसैनी थी उसका भी थोड़ा सा और बटा, तो क्या हो गई, शौरसैनी में कुछ नगर के लोग थे, कुछ आर्धमगधी लोग थे। तो आर्धमगधी अपभ्रंश और जो नागर अपभ्रंश, इसका विभाजन कितने में हो गया, दो भाषा में हो गया, एक नागर अपभ्रंश हुआ और एक आर्धमगधी अपभ्रंश हुआ। फिर जो नागर अपभ्रंश है मतलब जो शहर में बोली जाने वाली थी नगरों में, वो भी पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी बढ़ गई, और जो कि फिर उसके बाद क्या बनी, हमारी वर्तमान हिंदी प्रचलन में आई। हम इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए, पहले क्या थी, प्राचीन संस्कृत, दो भाषा में बटी, लौकिक और एक मतलब पाली प्राकृतिक, ये दोनों मिलके क्या बनी, पाली बनी। पाली की तीन भाषाएं थी, जो कौन कौन सी थी, शौरसैनी, क्योंकि जो मगध के लोग थे वो शौरसैनी थे, लेकिन आधे लोग थे, तो शौरसैनी, मागधी और आर्धमागधी। शौरसैनी में भी दो पार्ट बने, जो कि क्या था, नगर के अपभ्रंश, नगरीय मतलब नागर अपभ्रंश और आर्धमगधी अपभ्रंश। फिर नागर भी दो भाषाओं में चेंज हुआ, पश्चिम हिंदी और पूर्वी हिंदी। इसका वर्तमान में क्या बनी, फिर वर्तमान हिंदी। ये थे हमारे देवनागरी की व्युत्पत्ति। इसके बाद आते हैं हमारे प्रमुख गुरु और उनके शिष्य। प्रमुख गुरु और उनके शिष्य, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से शिष्य का कौन सा गुरु है, किन गुरु के कौन कौन से शिष्य थे। तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं हमारे शिष्य और उनके गुरु। शंकराचार्य, अभी शंकराचार्य जी बहुत फेमस हैं, मतलब अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो शंकराचार्य के गुरु कौन थे, गोविंद योगी। शंकराचार्य को ऐसा गोविंद से योग लगा कि वो योगी बन गए। तो गोविंद से ऐसी प्रीत लगाई उनने कि योगी बन गए। तो शंकराचार्य, गोविंद योगी उनके गुरु थे। फिर आते हैं रामानंद। तो राम ही राघव हैं, राम राघवानंद। तो रामानंद और राघवानंद, रामानंद राघवानंद, रामानंद राघवानंद। फिर आते हैं कबीर। तो कबीर किनके थे, रामानंद के थे। रैदास रामानंद के थे। पद्मावती, ये भी रामानंद से ही संबंधित हैं। तो रामानंद के तीन शिष्य, कबीर, रैदास, पद्मावती। कबीर, रैदास, पद्मावती, ये किनके थे, रामानंद से। राम में जो आनंद है वो कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। पूछो रविदास, रैदास से, कबीर से या फिर पद्मावती से। कबीर, रैदास और पद्मावती, ये किनके शिष्य थे, रामानंद के थे। फिर आते हैं बल्लवाचार्य। बल किनके पास है, तो बल सबसे ज्यादा है हमारे विष्णु भगवान जी के पास। तो बल्लवाचार्य विष्णु भगवान के भक्त थे। बल विष्णु भगवान की पूजा करने से आता है बल, तो बल्लवाचार्य विष्णु स्वामी जी के भक्त थे। फिर आते हैं सूरदास। सूरदास क्या उनकी नेत्र थी नहीं, लेकिन फिर भी उनमें बल बहुत था, क्योंकि वो किनके शिष्य थे, बल्लवाचार्य के। और बल्लवाचार्य किनके शिष्य थे, विष्णु स्वामी के। फिर आते हैं हमारी मीराबाई। देखिए, रैदास किनके थे, तो इनको राम से आनंद मिल रहा था, तो रामानंद के गुरु थे कौन, अपने राघवानंद। तो रामानंद के गुरु राघवानंद, रामानंद के शिष्य रैदास। रैदास किनकी, रैदास की शिष्या कौन है, तो इनकी मीराबाई। तो मीराबाई, रैदास, रामानंद और राघवानंद, ये पूरी सीरीज बनेगी। सबसे पहली है मीराबाई। मीराबाई के
गुरु कौन है, तो रैदास हैं, क्योंकि ये कृष्ण जी की दास बन गई थी। तो रैदास के गुरु कौन है, तो रैदास के गुरु हैं रामानंद। रामानंद ही राघव हैं, तो राघवानंद रामानंद जी के गुरु हैं। फिर आते हैं तुलसीदास। तो नरहरिदास इनके गुरु थे। तुलसीदास जी के कौन थे, तुलसी किनको चढ़ती है, हमारे हरि, नरहरि जो विष्णु भगवान है उनको चढ़ाई जाती है, हरि को सौंपी जाती है ना तुलसी। तो नरहरिदास के शिष्य हैं तुलसीदास। फिर आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इनके गुरु थे शेख मोहिंदी। शेख मोहिंदी जायसी, मोहिंदी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के कौन है, शेख मोहिंदी। फिर आते हैं मैथिली शरण, इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महादेव प्रसाद द्विवेदी इनके 3 शिष्य थे। पहले आते हैं मैथिली शरण, प्रेमचंद और निराला। देखिए आप किसी महावीर है ना, महावीर के चरणों में यदि बिल्कुल वो शरणागत हो जाते हो, उनकी शरण में चले जाते हो, तो क्या मिलता है, वो आपको बहुत ज्यादा प्रेम देते हैं और बिल्कुल निराला बना देते हैं ना। तो आते हैं कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद्र और मैथिली शरण। ये किसके गुरु, मतलब इनके गुरु कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु जी थे। हम इनको चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जैसे शंकराचार्य, इनको एक इनकी पूजा करते थे, गोविंद की पूजा करते थे, क्या बन गए, योगी बन गए। फिर आते हैं रामानंद, राम ही राघव हैं, तो रामानंद और राघवाचार्य या राघवानंद इनके गुरु जी हैं। कबीर के कौन है, रामानंद। तो रामानंद के 3 शिष्य हैं, एक कबीर, रैदास और पद्मावती। फिर आते हैं बल्लवाचार्य। बल किससे मिलता है, विष्णु भगवान की पूजा करने थे, तो बल्लवाचार्य के गुरु कौन है, विष्णु स्वामी हैं। लेकिन सूरदास जी की तो आंखें नहीं थी, बल कहाँ से मिला उनको, फिर भी उनको बल मिल गया, क्योंकि बल्लवाचार्य जो थे उनके गुरु कौन थे, विष्णु स्वामी। फिर आते हैं मीराबाई। मीराबाई किनकी शिष्या हैं, रैदास की। रैदास के गुरु कौन है, रामानंद। और फिर आते हैं तुलसीदास, तो ये हमारे नरहरिदास को अपनी तुलसी अर्पण करते थे, नरहरिदास इनके गुरु जी हो गए। जायसी तो शेख मोहिंदी इनके गुरु हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। फिर आते हैं महावीर लोगों के यहाँ पर शरण लेने से क्या होता है, हमें प्रताप मिलता है और प्रेम मिलता है और हम निराले हो जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब किनके शिष्य हैं, तो ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य हैं। यहाँ पर हमारे गुरु शिष्य होते हैं कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी में सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या हुआ और किसने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हिंदी में सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी की प्रथम रचना शर्वाचार्य ने की थी, मतलब हिंदी की प्रथम रचना किसमें की गई थी, मतलब किसने की थी, तो शर्वाचार्य द्वारा की गई थी। क्योंकि हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है, तो जो बच्चे होते हैं सबसे पहले सुनने से सीखते हैं, तो श्रवण करके, है ना। तो शर्वाचार्य द्वारा की गई थी हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो सरहप है। सरहपा है, कौन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा हैं। क्योंकि जो अपनी माताएं होती हैं वो क्या पूरा अपना सर खपा देती हैं बच्चों को सिखाने में, है ना। तो सरखपा कवि प्रथम हिंदी के प्रथम कवि हैं। और रचना कौन सी की गई थी, तो रचना पहले की गई थी श्रवणाचार्य। रचना बच्चे बचपन में से क्या सुनते हैं, तो रचनाएं सुनते हैं माताओं की, तो रचना श्रवणाचार्य। और कवि जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को कविता सुनाती रहती हैं, सर खपाती रहती हैं, ये कविता वो कविता सुनाती रहती हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट था। मध्य प्रदेश में या हिंदी प्रदेश में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था बनारस अखबार, मतलब हिंदी में निकलने वाला पहला अखबार कौन सा था, तो वो था बनारस अखबार। और पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। हमने तो सुना है कि उद्दंत मातदंड, यह हिंदी में निकलने वाला पहला समाचार पत्र था। लेकिन हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाले, मतलब ऐसे कौन से प्रदेश हैं जो कि जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहां से प्रकाशित होने वाला कोई भी समाचार पत्र था, तो वो था बनारस अखबार। हिंदी की प्रथम रचना तो पृथ्वीराज रासू ने की थी। सबसे पहले रचना किसमें की गई थी, तो वो सबसे पहले हिंदी की प्रथम रचना थी पृथ्वीराज रासू, मतलब एक उसमें लिखी हुई थी। और प्रथम का महाकाव्य कौन सा था, पृथ्वीराज रासू, जो कि किसने लिखा था, चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे, तो इनकी बहुत गीत सुनाते थे अपने विद्या को, तो विद्या के पति क्या सुनाते थे, गीत सुनाते थे हिंदी में। हिंदी के प्रथम कवि या जो गीतकार हैं वो कौन है, विद्यापति हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, तो खड़ी बोली का था प्रिय
प्रवास, तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। सबसे पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदी में लिखा गया, पहली रचना तो पृथ्वीराज रासो, लेकिन उससे पहले भी वो क्या थी, श्रवणाचार्य द्वारा लिखी गई थी, है ना। पहली महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो, पहला गीतकार हिंदी का तो वो थे विद्यापति, हमेशा हिंदी में गीत सुनाते थे, तो विद्यापति हिंदी के प्रथम गीतकार। हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य वो है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली बोलोगे तो प्रिय चले जाएंगे वास को, तो फिर अपनी प्रिय कहाँ खड़ी रहेगी, बाहर ही खड़ी रहेगी, तो खड़ी बोली की बोली थी तो इसलिए उनको हो गया वास, और उनकी प्रिय खड़ी हैं बाहर, तो प्रियवास। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी थी, झरना, झरना से हो गया छाया, छाया हो के झर 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 झरना, छायावाद की प्रथम रचना झरना। हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु, हमेशा उपन्यास जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो परीक्षा लेते हैं गुरु, तो परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु या शुरू, परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम एकांकी, एक घूंट करके एक एक करके पी रही थी, तो एक एक एकांकी, एक एक एकांकी। उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। पहली रचना छायावाद में लिखी गई तो झरना है। खड़ी बोली थी तो प्रिय प्रवास थी। प्रथम कवि कौन से थे, मतलब प्रथम गीतकार थे विद्यापति। महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो, पहली रचना थी पृथ्वीराज रासो। पहले कवि कौन है, सरहपा। पहली रचना किसने की थी, तो श्रवणाचार्य द्वारा की गई थी। एकांकी क्या है, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। पहला उपन्यास गुरु लेंगे परीक्षा, तो परीक्षा गुरु। खड़ी बोली का पद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था, तो खड़ी बोली का पद में प्रयोगकर्ता थे अपने अमीर खुसरो, अमीर थे इसलिए भैया बहुत पद में खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। हिंदी का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड, हिंदी का पहला हिंदी समाचार पत्र था। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक अखबार कौन सा था, तो पहली दैनिक अखबार था सुधा वृषण, समाचार पत्र था दैनिक जो रोज आता था, तो रोज आती है सुधा, तो सुधा वृषण, सुधा समाचार पत्र हिंदी में निकलने वाला दैनिक समाचार पत्र था। लेकिन हिंदी का पहला समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा था, तो अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई थी, विश्व का पहला व्याकरण ग्रंथ था। हिंदी की प्रथम कोषाध्यक्ष किसने लिखी थी, तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पद लिखे हैं, अमीर खुसरो ने ही कोषाकार लिखा है हिंदी का। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले साहित्यकार तो ये थे अपने पंत, और इनकी थी चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत थे। गीत मतलब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसको पाने वाले पहले साहित्यकार थे सुमित्रा नंदन पंत, और इन्हें लिखी है चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन सी थी, महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, और इनकी बुक थी यामा। हिंदी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। हिंदी का विश्व का हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 1975 में। हिंदी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक कौन है, मतलब सबसे पहले उन्हें किसने सर्वेक्षण किया है, तो वो थे अमीर खुसरो। इनने हिंदी का कोशाकार बना लिखा है। हिंदी में सबसे ज़्यादा जो खड़ी बोली के पद हैं वो अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए हैं, और हिंदी का प्रथम सर्वेक्षक कौन था, अमीर खुसरो था। हिंदी की प्रथम रचना किसने की थी, श्रवणाचार्य ने की थी, श्रवणाचार्य द्वारा की गई थी। हिंदी का आदि कवित्री किसको कहा जाता है, तो हिंदी की आदि कवि कही जाती है मीराबाई, जिनके गुरु कौन से थे, रैदास थे मीराबाई। और आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। पहली रचना श्रवणाचार्य, पहले कवि तो सर खपाते हैं, तो सर हप्पा। पहली रचना पृथ्वीराज रासो, पहला महाकाव्य हिंदी का तो पृथ्वीराज रासो। पहले गीतकार तो विद्यापति। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय गयवास को, तो प्रिय प्रवास। छाया का प्रथम रचना तो छायावाद की प्रथम रचना थी झरना। हिंदी का प्रथम उपन्यास तो उपन्यास लिखने के बाद होती है परीक्षा, तो परीक्षा गुरु। हिंदी खड़ी बोली नहीं, हिंदी का प्रथम एकांकी तो एक घूंट। खड़ी बोली का पद्य में सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा। हिंदी की जो प्रथम हिंदी पत्र था वो समाचार पत्र था, वो था उद्दंड मार्तंड। लेकिन दैनिक मतलब रोज आने वाला था कौन सा, सुधा वृषण। हिंदी की व्याकरण ग्रंथ कौन सी, मतलब सबसे पहली विश्व की व्याकरण है तो वो है पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। लेकिन हिंदी की बोला जाए तो कोशाकार कौन है, अमीर खुसरो। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस साहित्यकार को मिला था, तो साहित्यकार को मिलने वाला था सुमित्रा नंदन पंत। इनकी पुस्तक थी चिदम्बरा। और पहली महिला कौन सी थी, ज्ञान
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, तो वो थी महादेवी वर्मा, जिनकी बुक कौन सी थी, यामा। यामा पे जाती थी महादेवी वर्मा। फिर आते हैं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। हिंदी की भाषा का प्रथम सर्वेक्षण अमीर खुसरो था। पहली रचना ये श्रवणाचार्य द्वारा लिखी गई थी और आदि कवित्री कही जाती है हिंदी की, ये है मीराबाई। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, मध्य मतलब हिंदी प्रदेशों से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बनारस अखबार। प्रमुख वाद और उनके प्रवक्ता, वाद दिए गए हैं और उनके प्रवक्ता दिए गए हैं। रस का संप्रदाय कौन है, रस को किसने बताया, तो भरत मुनि द्वारा बताया गया है उनके नाट्य शास्त्र में। अलंकार का संपादन किसने किया है, तो ब्रह्म और मम्मट, भामत और मम्मट द्वारा किया गया है। रीति संप्रदाय किससे संबंधित है, दंडी और बामन से। रीतिवाद केशवदास द्वारा दिया गया था। प्रयोगवाद अज्ञे द्वारा दिया गया था और छायावाद थे जयशंकर प्रसाद। छाया सब पर जब भी मतलब शंकर जी की छाया पड़ती है तो सब प्रसाद मिल जाता है, तो जया छायावाद के कौन से थे, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर जिनकी छाया पड़ जाए तो क्या था, जय हो जाएगी, जय। छायावाद जयशंकर प्रसाद। प्रयोग हमेशा अज्ञात रहते हैं तो अज्ञे द्वारा प्रयोगवाद दिया गया था। रीति हमेशा लगानी चाहिए केशव से, तो केशवदास रीतिवाद के प्रवर्तक थे। अब आते हैं रीति संप्रदान। संप्रदाय तीन प्रकार के दिए गए हैं। पहले आते हैं रस संप्रदाय, भरत मुनि द्वारा दिया गया है। अलंकार, अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण। आभूषण कौन पहले था, हमेशा सब लोग मर मिटे हैं, है ना। भाम और मम्मट, तो मटमैले हो जाते हैं, हमेशा भूमि में जैसे लगते हैं अपने अलंकार, तो क्या हो जाते हैं, मटमैले हो जाते हैं, मम्मट और भम। और रीति संप्रदाय के कौन है, तो ज़्यादा रीति लगाओगे तो क्या मिलेगा, बामन देंगे अपन को, डंडी। तो बामन और डंडी द्वारा दिए गए थे रीति संप्रदाय। रीतिवाद कौन है, तो केशवदास द्वारा रीतिवाद। प्रयोग आगे रहते हैं तो आगे, छाया पड़ जाएगी तो अपन क्या हो जाएंगे, जयशंकर हो जाएंगे, तो जयशंकर प्रसाद। रस संप्रदाय भरत मुनि द्वारा। अलंकार संप्रदाय भम और मम्मट। रीति संप्रदाय तो ये मिलेगी डंडी और बामन संप्रदाय। हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर भारत में किया गया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस 2010 में हुआ था। इन सम्मेलनों का उद्देश्य हिंदी भाषा को यूएनओ की भाषा में स्थान दिलाना है। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया था कि भारत के लिए हिंदी भाषा का जो नाम है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा दिया गया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बताने का जो प्रस्ताव है वह गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था कि जो भाषा है हिंदी वो क्या है, हमारी भारत की एक मुख्य भाषा है, हमारी भारत की भाषाओं का एक अंग है या फिर मनुष्य का एक अंग है हिंदी। तो ये किसने बताया था, गोपाल स्वामी अयंगर ने बताया था। लेकिन जो हिंदी भाषा का नाम है सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया था। संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई थी। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संविधान में मान्यता दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ये किसमें कहा गया है, 343 में कहा गया है। 344 में कहा गया है कि जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग बनाया जाएगा जिसका गठन 1955 में किया गया था और उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बाल गंगाधर खरे को इसका अध्यक्ष बनाया था। तो देखिए पहला आता है 343, इसमें दी गई है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और मतलब जो लिपि है वो देवनागरी होगी। 344 में बनाया है कि 4 करके एक आयोग बना लो। तो आयोग कब बन गया, 1955 में बन गया। तो उस
तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बाल गंगाधर खरे को इसका अध्यक्ष बना दिया। फिर अनुच्छेद आता है 350 का। इसके तहत कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, जितने बच्चे हैं वो प्राथमिक स्तर पर क्या करेंगे, पहले मातृभाषा में शिक्षा लेंगे, फिर और भाषा में शिक्षा लेंगे। किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषा थी। जितनी भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची है वहाँ पे भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषा है, पहले 14 थी लेकिन अब कितनी है, तो अब 22 भाषाएं सम्मिलित इसमें की गई हैं। इसमें कुछ संशोधन करके जोड़ा होगा क्योंकि पहले 14 थी लेकिन अब 22 कैसे हो गई, तो इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो कितने संशोधन किए गए हैं, भारत की भाषाओं को जोड़ने के लिए 3 संशोधन किए गए हैं। पहला था 21वां संविधान संशोधन 1967 जो जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, एक ही थी क्योंकि 21वां संविधान संशोधन था 1967 में था, सिंधी भाषा एक अकेली जोड़ी गई थी। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन, इसको 1992 में किया गया था और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन, इसको 2003 में किया गया था और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कितने संविधान संशोधन हुए हैं, 3 संविधान संशोधन हुए हैं। पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसकी ट्रिक भी दी गई है कि 71 नेपाली मणि को लाए, 92 बदमाश ने चुराया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, पहले तो हिंदी है, और उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है संस्कृत, क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री वगैरह हैं, इसलिए उत्तराखंड में क्या है, मतलब ज़्यादा ग्रंथ वहाँ पे होते हैं, नीति वीति होती हैं, तो वहाँ पे संस्कृत भाषा को दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो दूसरी राजकीय भाषा है वो है उर्दू। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, क्योंकि कोई भी भाषा होती है वो लिखी जाती है तो सबसे पहला अक्षर क्या होगा, जैसे कि भा, तो वो क्या है, एक वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। लेकिन भाषा की यदि बोली जाए मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसकी होगी ध्वनि। कोई भी ध्वनि सबसे पहले निकलती है, उसके बाद एक वर्ण बनता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11, एक एक कर करके सब लोग बोलते हैं स्वर, तो 1 1 11, तो स्वरों की संख्या कितनी है 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी दी गई है 33 दी गई है। तो 56 भोग होते हैं लेकिन यहाँ पे 56 भोग नहीं है, 33 भोजन है। तो 3 तुम्हारे 3 इनके, तो हो गए 33 भोजन, और स्वर कितने हैं 11। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के बनाए गए हैं। संयुक्त में छा, त्रा, ऋषि और श्रा। इसमें छा, शा होता है, त्रा में रा होता है, और ऋषि में या होता है, और जो श्रा होता है उसमें रा होता है। अब आते हैं द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ड़ा और ढा। ढा और ढा, ढा ढक्कन वाला ढा, क्या होते हैं, ये होते हैं द्विगुण व्यंजन, 2 गुण रखते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, जो कि स्वरों की संख्या कितनी है 11, व्यंजन कितने हैं 33, संयुक्त व्यंजन हैं 4 जो कि हैं छा, छा क्षत्रिय वाला, त्रा त्रिशूल वाला, ज्ञानी वाला, और शा श्री वाला, ये संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2 प्रकार के हैं, ढा और ढा। वर्ण भेद, वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक तो हो गया स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, जो कि स्वतः निकलते हैं, ध्वनि होती हैं जो कि गले से निकलते हैं, वो क्या होते हैं स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं, जो कि स्वरों के मेल से बने होते हैं, मतलब स्वर के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उन्हें कहा जाता है व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है हाश्व, हाश्व स्वर। अब हाश्व स्वर क्या होता है, मतलब छोटे छोटे से स्वर है ना। इसमें क्या होता है, आ, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा ए, छोटा ओ, और ऋषि, ये क्या होते हैं, मतलब उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब एक ही है तो आ, तो ये क्या होगा ई, उ, ए, ओ। ऋषि ये क्या होते हैं, उच्चारण में कम समय लगता है इनको, तो हाश्व स्वर हो गए। अब आते हैं दीर्घ स्वर, इसको क्या होता है डबल साइन टाइम लगेगा, है ना। जैसे छोटा था आ, अभी क्या होगा आ, तो आ अनार वाला, ई,
ई ईख वाला, ऊ ऊन वाला, ए ऐनक वाला, और औ मतलब औरत वाला उच्चारण से में ज्यादा समय लगता है। अब आते हैं अग्र स्वर, मतलब जो आगे से मतलब जीभ की जो अग्रभाग होता है उससे ऊपर उठाकर जो स्वर बोले जाते हैं वो आते हैं अग्र स्वर। ए भी 4 प्रकार के होते हैं, ई, ए और ई। ई ए 4 प्रकार के होते हैं, तो उनको जीभ को अग्रभाग जो होता है वो थोड़ा उठा के बोलना पड़ता है, तो ये हो गए अग्र स्वर। मध्य स्वर इसमें सिर्फ एक ही आता है क्योंकि यह सम अवस्था में बोली जाती है, जीभ सम अवस्था में रहती है। इसमें एक ही स्वर होता है जो कि है आ। फिर आते हैं पार्श्व स्वर जो कि पीछे से आवाज आने वाले होते हैं, है ना। तो आ, उ, ओ, ये 5 प्रकार के होते हैं। जीभ के जो पश्च भाग उठाकर बोलना पड़ता है उनको 5 भागों में मतलब 5 होते हैं। आ, उ, ओ, औ 5 प्रकार के होते हैं। अब कितने देखिए, पहले हो गया हाश्व स्वर जो छोटे होते हैं, तो छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ए, छोटा औ और आ। और ऋषि ये क्या होते हैं, हाश्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर मतलब जिनमें 2 बार ज्यादा समय लगता है, डबल समय लगता है, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और औ। अब आते हैं अग्र स्वर जो कि आगे से बोले जाते हैं, तो इसमें कौन सा आता है, ई और ए। फिर आते हैं मध्य स्वर, इसमें एक ही आता है जो कि आ है, पीछे से आते हैं आ, उ, औ और औ। ये पश्च स्वर होते हैं। अब आते हैं शिथिल और कठोर। शिथिल होते हैं आ, ई, उ और कठोर होते हैं बड़ा आ, बड़े ई और बड़ा ऊ। कठोर थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, तो आ, ई, उ ये होते हैं शिथिल छोटे, और बड़े होते हैं बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये कठोर स्वर होते हैं। अब आते हैं अपताल्य, इसमें क्या होता है, ई, ए ये होते हैं अवतरलु, और वर्तालु होते हैं उ, ओ, औ। बात में करने उ, औ। अर्धतालु होते हैं आ, और विवृत्त होते हैं आ। समवृत्त होते हैं ई, उ, औ, और अर्धवृत्त होते हैं ए, औ। अर्ध समवर्त होते हैं ए और ओ, और लुप्त स्वर होते हैं डा, जैसे कि लुप्त स्वर होते हैं डा। अर्ध समवर्त होते हैं ए, ओ, और विवृत देखिए हाश्व स्वर होते हैं छोटे, जिनमें कम समय लगता है, जितने छोटे छोटे आएंगे आ, ई, उ, ए, औ और ऋषि, ये सब कितने क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जिनमें डबल समय लगता है मतलब दीर्घ हो गए, तो बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, बड़ा औ। फिर आते हैं अग्र स्वर जो आगे से बोले जाते हैं, तो छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ए आते हैं अग्र स्वर में। फिर आते हैं मध्य स्वर, इसमें एक ही आता है जो कि है आ। फिर आते हैं पश्च स्वर जिसमें जो जीभ उठानी होती है पीछे से उठा के बोलना होता है, तो इसमें आता है बड़ा आ, उ, ओ, औ और औरत का औरत, ये होते हैं पश्च स्वर। फिर आते हैं कठोर, इनमें जो बड़ा ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ आते हैं। शिथिल में आता है छोटा आ, छोटा ई और छोटा ऊ। अवतालु में क्या आते हैं, अवतालु में आता है ई, ए और वर्तालु में आता है उ, ओ, औ, ये आते हैं वर्तालु में। अर्धवर्तालु में क्या आते हैं, बड़ा आ, और विवर्त में आता है बड़ा आ। समवर्त में क्या आता है ई, उ, औ, और अर्धवर्त में आता है ए और औ। अर्ध संवर्त में आता है ए और औ। लुप्त स्वर कौन सा है, ड। अब आते हैं व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या क्या होती है, 25 होती है। पूरे व्यंजन कितने होते हैं, पूरे व्यंजन होते हैं 33, लेकिन जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो होते हैं 25। ये का से माँ तक जितने भी व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, और ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं शा, शा, शा और हा। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन जिनसे ऊर्जा आ जाती है, शौर आ जाता है, तो शाह के जितने भी होंगे, और हा और शाह, शाह से क्या आती है, ऊष्मा आती है, तो शाह और हा ऊष्म में आता है। अंतस्थ, अंतर से बोले जाते हैं यार अलावा, यार लव, ये सब अंतस्थ होते हैं, तो यार अलावा। और जो स्पर्श होते हैं वो होते हैं 25, जो कि का से पूरे मा तक हैं। अब आते हैं स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया, मतलब 5 वर्गों में बांटा गया है।
तो इनके वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ग, कावर्ण, चावर्ण, टावर्ण, तावर्ण और पावर्ण। ये इसकी ट्रिक बनेगी कचट कचट तप, कचट तप, कचट तप। तो कावर्ण में आते हैं जो कि कंठ से बोले जाते हैं, क ख ग घ ड़ा, ये होते हैं कंठ से बोले जाने वाले। अब आते हैं चा, तो चापन तालू से चबाते हैं, चा से चा वर्ग जो कि तालू से चबाया जाता है, तो चा, छ, जा, झ और या। अब आते हैं टा वर्ग जो कि मूर्धन, टा से आते हैं मूर्धन्य जो कि आते हैं टा, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है ता वर्ग जो कि दांत, दांत किस दांत से काटते हैं ना, दांत, ता वर्ग दांत से बोला जाता है, इसमें आता है ता, थ, द, ध, न। फिर आता है पा वर्ग, पा उड़ती है पतंग, तो क्या है, पतंग उड़ती है, तो पा, फ, बा, भा, म। ये पा वर्ग में आते हैं। कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसका नाम है क्या, कचट तप। तो का से आता है कंठ, का से कंठ, जो का ख ग घ घ। फिर आता है चा, चा से अपन चबाते हैं, तालू से चबाते हैं, तो चा वर्ग जिसमें आता है चा, छ, जा, झ, या। फिर आता है टा वर्ग, टा कैसे है, टाटा बोलते हैं मूर्खों को, तो मूर्धन्य टा वर्ग, तो ट, ठ, ड, ढ, न। फिर आता है ता वर्ग, तो हम क्या करते हैं, दांत को कैसे दांतों से काटते हैं, तो ता दांत और ता, था, दा, धा, ण। फिर आता है पा वर्ग, तो पतंग क्या होती है, उड़ती है, तो ओष्ठ, पा, फ, ब, भ, म। अघोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो होता है वो होता है अघोष। कोई आवाज नहीं आती, कोई घोषणा नहीं करती, तो पहला और दूसरे लोग क्या करते हैं, कभी घोषणा नहीं करते। तो अघोष व्यंजन होते हैं 2, पहले और दूसरे व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं अघोष व्यंजन, और फिर आता है घोष व्यंजन। प्रत्येक का तीसरा, चौथा और जो 5वां व्यंजन होता है वो क्या होते हैं, घोष व्यंजन, क्योंकि तीसरे, चौथे, 5वें लोग ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा घोषणाएं करते हैं, तो क्या हो गया, तीसरे, चौथा, 5वां क्या होता है, घोषणा करते हैं, तो घोष वर्ण हो गए तीसरा, चौथा, 5वां, अघोष प्रथम और दूसरा। अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ण का जो प्रथम और तीसरा और 5वां होता है वो होते हैं अल्प प्राण। पहले में तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां, मतलब जितनी भी विषम संख्या है ना, पहला, तीसरा, 5वां, ये क्या है, विषम संख्या है, तो ये होती है अल्प प्राण, मतलब ज्यादा ही प्राण मतलब नहीं होगा क्योंकि विषम है, तो पहला, तीसरा और जो 5वां है वो क्या है, विषम प्राण है, इनमें अल्प प्राण है क्योंकि विषम संख्या है, थोड़ा सा प्राण होता है। अब आता है महाप्राण, तो हमेशा जो सम सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होते हैं। फिर से देख लेते हैं, देखो इनको कितने भागों में बांटा गया है, व्यंजन भी 4 भागों में बांटते हैं। पहले आते हैं घोष, दूसरा आता है अघोष, फिर आता है अल्पप्राण और चौथा आता है महाप्राण। तो महान लोग कौन से होते हैं, जो कि हमेशा सम रहते हैं, है ना, समान रहते हैं, फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो सम प्राण मतलब सम संख्या, तो इसमें कौन सी आ जाएगी, दूसरा और चौथा सम प्राण है। व्यंजन को 4 भागों में बांटा जाता है, पहले आता है अघोष, फिर आता है घोष, फिर आता है अल्पप्राण और महाप्राण। मतलब अघोष मतलब क्या है, जो घोषणा करे, मतलब घोषणा नहीं करते, अघोष तो पहले दूसरे लोग कभी घोषणा नहीं करते, तो अघोष होगा। जो घोषणा करते हैं तो कौन से होगा, तो तीसरे, चौथे, 5वें जो लोग होते हैं वो हमेशा घोषणाएं करते हैं। फिर आते हैं अल्पप्राण, मतलब हमेशा जो विषम लोग होते हैं उनके पास क्या होते हैं, कम ही प्राण होते हैं, तो विषम लोगों के पास अल्पप्राण होते हैं, मतलब 1, 3, 5 के पास अल्पप्राण है। और जो महान लोग हैं, सम सोचते हैं हमेशा, तो वो होते हैं महाप्राण, मतलब सम संख्याएं वाले। तो सम संख्याएं कितना है, दूसरा और चौथा। अब आते हैं अनुनासिक, प्रत्येक वर्ण का अंतिम अक्षर अनुनासिक। फिर ये होते हैं पार्श्व व्यंजन जो कि होते हैं ला, उच्छिप्त व्यंजन जो कि होते हैं डा और ढा, और लुंठित जी होते हैं रा। रा हमेशा दूसरों के साथ यूज हो जाता है, तो ये होते हैं लुंठित, हमेशा दूसरों के साथ कंठ हो जाते हैं, जैसे पा के साथ लगा दे तो प्रा बन जाता है, तो लुंठित मतलब दूसरों के साथ लगने वाला, तो रा हो जाता है। उच्छित तो मतलब यहाँ ढक गया, वहाँ ढक गया, डुग डुग घूमता रहता है, तो डा और ढा, ये होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। और पार्श्व व्यंजन होता है ला, लाल लाल अपन जब स्पर्श करते हैं तो हो जाते हैं लाल, पार्श्व व्यंजन ला होता है। अनुनासिक, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, अक्षर होता है, वो क्या होते हैं, सब ये होते हैं अनुनासिक, जो कि नाक से बोले जाते हैं।
अब आता है उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि। संयुक्त ध्वनि, संपर्श ध्वनि और युग्मित ध्वनि। कितने प्रकार की ध्वनि होती हैं? 4 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। पहली होती है संयुक्त ध्वनि, फिर होती है संपर्क ध्वनि और तीसरी होती है युग्मक ध्वनि। संयुक्त ध्वनि क्या होती है? ये ध्वनियाँ ज़्यादातर तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं। जो जितने भी तत्सम शब्द हैं उनमें पाई जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। क्यों? तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से वो शब्द जो कि ज्यों के त्यों लिए गए हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो वो होते हैं तत्सम व्यंजन, मतलब तत्सम शब्द होते हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ जो कि तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं उनको कहा जाता है संयुक्त ध्वनि। जैसे कि प्राणम, प्रकर्ष और कलांत, ये क्या होती है? संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। अब आती हैं संपर्क ध्वनियाँ। संपर्क ध्वनियाँ क्या होती हैं? जब एक ध्वनि दो ध्वनि से जुड़ती है, जब एक ध्वनि दो ध्वनि से जुड़ती है तो क्या होती है? संपर्क ध्वनि बनती है। जैसे कि कंबल, यहाँ का व के साथ माँ जुड़ा हुआ है तो इसको क्या होता है? संपर्क ध्वनि कहा जाता है। मतलब ऐसी दो ध्वनियाँ जो कि मतलब एक ध्वनि जो दो ध्वनियों से जुड़ती है उसको क्या कहा जाता है? जैसे कंबल, पहले इसमें माँ पहले का से जुड़ा है फिर बा से जुड़ा है तो क्या हो गई? ये संपर्क ध्वनियाँ हो गई। अब आती हैं युग्मक ध्वनियाँ। इनमें एक अक्षर किसी शब्द में आधा और पूरा आधा तो है तो उसमें क्या कहा जाता है? युग्मक ध्वनि कहा जाता है। मतलब कोई भी अक्षर है यदि वो किसी में आधा या पूरा आता है तो उसको क्या कहा जाता है? युग्मक कहा जाता है। जैसे प्रसन्नता और उत्फुल्ल, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन मतलब संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। संयुक्त हो गया, जुड़ के आ गया। पहली आती है संयुक्त ध्वनि जो कि तत्सम शब्दों में पाई जाती है उसको कहा जाता है संयुक्त, जो कि छोटा सा दिखाती है। जैसे कि कल्पात और प्राणम और प्रकर्ष, ये क्या होती हैं? संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। फिर आती हैं संपर्क ध्वनियाँ। इसमें दो ध्वनियों से जुड़ा होता है एक ध्वनि तो उसको कहा जाता है संपर्क ध्वनि। जैसे कि कंबल, जैसे माँ है वो बा से और का से जुड़ा हुआ है। फिर आती है युग्मक ध्वनि। ये एक अक्षर किसी में आधा या पूरा आ जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? युग्मक ध्वनि कहा जाता है। जैसे कि प्रसन्नता, उत्फुल्ल, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं।